नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, खबर तो ये होनी चाहिए थी कि आज इस्लामाबाद में जो खुदकुश धमाका हुआ और जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ, 3 पुलिस एहलकार शदीद ज़ख्मी हुए और लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। जो आज वाक़या है और उसको लेकर जो हमने पिछले वाक़यात में देखे तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक और तूफ़ान हमारे सामने खड़ा है, लेकिन हम आंखें बंद किए खड़े हैं। खबर तो ये भी होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान इसका माशी सूरत हाल पाकिस्तान की इस वक्त क्या है, पाकिस्तान को इस वक्त किन चैलेंजेस का सामना है, पाकिस्तान में जो मईशत की तबाही है उसका स्टेटस क्या है और इस तरह से मामलात आगे कैसे चलेंगे। लेकिन ये भी हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है अनफॉर्चुनेटली। खबर है पॉलिटिकल सर्कस। ये पॉलिटिकल सर्कस का वर्ड अगर मैं यूज़ कर रही हूँ और किसी को बुरा लग रहा है तो बहुत माजरत, लेकिन ये इंटरनेशनल मीडिया कोट कर रहा है सच हो पाकिस्तान और ख़ास तौर पर सूबे पंजाब की जो सूरत हाल है। 26 नवंबर को खान साहब ऐलान करते हैं कि हम असेंबलीज तोड़ देंगे, अनकरीब डेट देंगे। 17 दिसंबर को खान साहब कहते हैं कि हम 23 दिसंबर को पंजाब और केपी की असेंबली तोड़ देंगे। और आज एग्जैक्टली 23 दिसंबर को लाहौर हाई कोर्ट में एक एफिडेविट जमा कराया जाता है कि जी हमने असेंबलीज नहीं तोड़नी अनलेस एंड अनटिल अदालत का जो दूसरा अगला हुक्म हमारे सामने आता है। उसके बाद केपी असेंबली भी नहीं टूटनी, क्योंकि जब पंजाब की टूटेगी तो फिर केपी की असेंबली टूटेगी। यानी यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान की सियासत स्टैंड स्टिल है और पंजाब की सियासत जो कि सबसे बड़ा सूबा है स्टैंड स्टिल है। मामलात क्या हैं, मामलात इस तरह से अगर आगे बढ़ेंगे तो किस तरह से मुल्क आगे बढ़ेगा, इन चीज़ों पर ज़रा बात करेंगे। जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनसे आप करा देती हूँ, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमें ज्वाइन किया एजाज़ुल हक साहब ने, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग ज़िया। अस्सलाम वालेकुम एजाज़ुल हक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। खलील ताहिर सिंधु साहब PMLN के सीनियर रहनुमा हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं, और फैसल चौधरी साहब लीगल एक्सपर्ट हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। और आज के वो 3 अहम सवाल जो आज के प्रोग्राम में हमें पूछने हैं, जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश करनी है, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ, अपने नाज़रीन के भी और अपने पैनलिस्ट के भी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सवाल नंबर 1, गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन मुअत्तल, चौधरी परवेज़ इलाही की एतमाद का वोट ना लेने तक असेंबली ना तोड़ने का बयान है हल्फी, लाहौर हाई कोर्ट का वज़ीर आला पंजाब और काबीना की बहाली का मशरूत हुक्मनामा, आइनी और कानूनी तकाजे क्या कहते हैं। सवाल नंबर 2, PTI ना चाहते हुए भी अंडरटेकिंग देने पर राजी, नोटिफिकेशन की मुअत्तली से गवर्नर की सुर्खी, सियासी पार्लिमानी मामलात अदालतों में ले जाने की रिवायत कभी ख़त्म होगी। और आखिरी सवाल, पंजाब असेंबली तहलील होगी या फिर तहरीक इंसाफ और काफ लीग के हाथ से पंजाब भी जाएगा। 20 दिनों का वक्फा, फ़ायदा किसको हुआ, किसने क्या खोया और किसने क्या पाया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर आखिरी वाली जुमले से फैसल साहब आपकी तरफ ज़रा आ जाती हूँ, आप लीगल एक्सपर्ट भी हैं। ज़रा अगर मैं इससे मुख्तसर आपसे जानने की कोशिश करूं कि किसने क्या खोया और किसने क्या पाया, आपको क्या मिला, आपसे मुराद PTI को क्या मिला? देखिए, मैंने वो ऑर्डर पढ़ा है जो लाहौर हाई कोर्ट ने इशू किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने इस जो ऑर्डर में ये लिखा है कि उसमें परवेज़ इलाही साहब ने जो अंडरटेकिंग दी है, उन्होंने कहा है कि वो अगली पेशी तक जो है वो असेंबली तहलील करने की एडवाइस नहीं देंगे। तो उन्होंने वो जो नोटिफिकेशन है मुअत्तल कर दिया है, और इसके साथ साथ अदालत ने उनको ये भी कहा है कि अगर वो चाहें तो मीनवाइल वो कॉन्फिडेंस का वोट ले सकते हैं। यानी अगर परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहें तो 11 जनवरी से पहले भी ले सकते हैं। अब ये तो है कानूनी बात। अब देखना ये जो इसमें गवर्नर साहब ने जो नोटिफिकेशन रात को किया वफाकी हुकूमत के कहने के ऊपर, वो तो 24 घंटे भी सस्टेन नहीं कर सका, और ये तमाम तकरीबन मुतफ़क्का राय थी तमाम लीगल फ्रेटर्निटी की। अच्छा, मैं एक सेकंड चौधरी साहब, एक सेकंड, जो गवर्नर ने नोटिफिकेशन जारी किया जो डी नोटिफाई करने का CM को, उसमें मैं बाद में बात करूंगी। आपने भी कहा कि जो अगले पेशी तक यानी 11 जनवरी तक यही वज़ीर आला डेफिनेटली होंगे। गवर्नर वाला जो इनको डी नोटिफाई था वो आपने ख़त्म करवा दिया, लेकिन ये जो आपने कहा कि वो चाहें असेंबलीज तो वो तहलील नहीं करेंगे, उन्होंने ये जमा करा दिया एफिडेविट अदालत में, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर वो चाहें तो वो कॉन्फिडेंस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, ये मैंडेटरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। आप हाँ, ये मैंडेटरी नहीं है। ये उन्होंने कहा ये है कि उन्होंने एतमाद का वोट लेने पे तो अदालत ने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी है, सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि उन पर एतमाद का वोट लेने पे कोई पाबंदी नहीं होगी, अगर वो चाहें तो वो ले सकते हैं। ये जो अदालत का आज का हुक्मनामा है उसमें ये तहरीर है, और उसके मुताबिक उसका फिर
यही मतलब ये निकलता है कि अगर जो परवेज़ इलाही साहब 11 जनवरी से पहले भी एतमाद का वोट ले सकते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब है जो पहले बात करी थी कि 23 दिसंबर जिस दिन असेंबलीज को तोड़ना था उस दिन आप अदालत में, आपसे मुराद पीटीआई अदालत में एफिडेविट जमा करा रही है कि हम असेंबलीज नहीं तोड़ेंगे अनलेस एंड अनटिल अगली पेशी तक। सिंधु साहब ज़रा आप मुझे ये बताएगा कि इस एडवेंचर की, जिसको इंटरनेशनल मीडिया पॉलिटिकल सर्कस का नाम दे रहा है, इसमें खुद पाकिस्तान के लिए एक बड़ी एम्बेरसमेंट है अगर समझा जाए तो, अगर किसी को ये फील हो तो इसमें आप इस एडवेंचर्स की ज़रूरत क्या थी? मुझे ये समझा दीजिए कि आपने रात 12 बजे, रातों के फैसले होते हैं, रातों को कोर्ट्स खुलते हैं, फिर रातों को आप लोग तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्तें जमा कराते हैं, रात 12 बजे डी नोटिफाई कर देते हैं और आज अदालत से आ जाता है कि जी ये नहीं होगा। क्या मिलता क्या इन चीज़ों से? नादिया, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको समझा तो नहीं सकता, मैं अपना तज्जिया पेश करूँगा। समझाना तो बहुत मुश्किल काम है आजकल के दौर में, आप जैसे सीनियर और सीजन्ड एंकर्स को। नहीं, मुझे ना समझाए ना सर, इतनी सहल क्या फ़ायदा हुआ? सर मसला ये है कि ये जिस क्राइसिस और जिस केओस की मैं बात कर रही हूँ ये अवाम में पाई जाती है, तो आप मुझे ना भी समझाएं माजरत के साथ, ऐसी सहल जबान में समझाएं कि ताकि कम से कम आपको सुनने वाले समझ जाएं कि आपने ये क्यों किया। अगर आप आवाम की बात करें तो आवाम बेचारी को तो फिलहाल मैं जो ज़ाती तौर पे मेरा फैब्रिक थोड़ा सा फ़र्क है, मैं सच बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ। आवाम के लिए तो अभी तक ना ये 42.5 माह में ये कुछ कर सके और ना अभी तक हमको खातर खा कुछ कर सके हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बात करता हूँ हमेशा, और कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जो आपने सियासी सर्कस की बात की, ये सियासी सर्कस तो 2014 में शुरू हो गई थी ना, इमरान प्रोजेक्ट के नाम से, और उस वक्त से शुरू हुई हुई है और आज तक चल रही है। और किसी जगह पे ये किसी अपना वतन को या मुल्क को किसी जगह पे स्टेबिलिटी, जब एक बात तय है, आइन कहता है कि 5 साल के लिए गवर्नमेंट होगी। पिछली जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 5 साल के लिए चली, फिर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो थी, बेशक वो खुद प्राइम मिनिस्टर ना रहे लेकिन वो भी 5 साल तक चली। अब ये भी 5 साल तक, क्योंकि मैंडेट है। और इमरान खान साहब के खिलाफ जो आया था अदम एतमाद, वो आर्टिकल 95 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत आया था, कोई इलीगल तो नहीं था उसमें या अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम तो नहीं किया गया। हाँ, दूसरी बात आज की आप बात कर रही हैं, हमें ढूंढना होगा सबको मिलके, फैसल साहब भी लीगल एक्सपर्ट हैं, मैं भी छोटा सा वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट का, कि ये देखना पड़ेगा हमें कि ब्रूटस कौन है सारे गेल में, और इसमें जो सबसे ज़्यादा है ये कौन बिट्रे कर रहा है, किसको कौन बिट्रे कर रहा है। हमें तो कुछ नहीं, हम तो पहले अपोजिशन में बैठे हुए हैं, हम 11 दिन और अपोजिशन में बैठ जाएंगे। और अगर ये छुट्टियां ना होती तो ये तो डे टू कार्रवाई चली थी ना, ये अर्जेंसी का मामला था। और गवर्नर का जो ऑर्डर है वो सिर्फ इस हद तक हुआ है अब बुरी तौर पे सस्पेंड, वो जो उन्होंने कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर साहब को किया था। तो ऑर्डर होते भी हैं, सस्पेंड भी होते हैं, उनकी अपील भी होती है, सब कुछ होता है, निगरानियाँ भी होती हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। नंबर 2, ये जो अपना 17 तारीख कितनी देर से कह रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। कल 350 200-250 बंदे इन्होंने वहाँ पे इकट्ठे किए और 150 ही हमारे मीडिया वाले बहन भाई थे, और गवर्नर हाउस के सामने का हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मतलब ये क्या तमाशा है, ये क्या सर्कस है, ये क्या मुझे लगाया वहाँ पे इन्होंने हर जगह पे। इस तरीके से नहीं होगा, ना करें जो अज़ब करने तो सारा दिन पार्लिमानी लैंग्वेज इस्तेमाल करें। आप ये करेंगे आगे से फिर कोई और जवाब आएगा, आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, आप लोग आदि हैं, मेरा प्रोग्राम खराब हो जाएगा। माजरत के साथ सिंधु साहब, अच्छा मैं जरा आगे बढ़ जाती हूँ, इजाजत। चलिए मैं अपना वर्ड वापस ले, मैं अपना लफ्ज मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। 17 तारीख को इन्होंने कहा असेंबली, इमरान खान साहब ने कहा कि तोड़ देंगे, क्यों नहीं तोड़ी? 6 दिन का वक्फा क्यों दिया? आज 23 तारीख है और आज इनके अपने चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने दस्तखत के साथ जी, आज इनके अपने अपना साहब ने, मैं इसी क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ती हूं सिंधु साहब, आपके पास दोबारा आज इनके अपने वज़ीर आला ने मोहम्मद सलाई साहब खुद मौजूद थे एफिडेविट जमा करवाने के लिए कि हम असेंबली नहीं तोड़ेंगे। बिल्कुल सही है ना, ज़ाहिर अदालत ने मांगा था, हाईकोर्ट के अंदर मैं खुद उधर मौजूद था, अदालत ने मांगा था तो मोहम्मद सलाई साहब, मोहम्मद सलाई से तो नहीं ना मांगा था, वकील से मांगा था ना। देखिए मोहम्मद सलाई से तो नहीं ना मांगा था, वकील से मांगा था कि परवेज़ इलाही साहब का एफिडेविट दें। ठीक है, वो तो वकील ने, मेरी बात सुनिए, वकील ने देना था ना सर्टिफिकेट, ऐसा मुजफ्फर साहब के बेटे ने। सर मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ, इजाज़ुल हक साहब। ये अब सारा जो मामला है वो इस पे आ गया, एक तो ये कि अदालत ने मांगा, उस पर आइनी और कानूनी तकाजे क्या हैं, कि अदालत को ये चीज़ तलब करनी चाहिए थी, अदालत को ये गारंटी लेनी चाहिए थी कि जी असेंबली नहीं तोड़ेंगे, आप हमें ये गारंटी दें। जो भी है ये पॉलिटिकल मामला है, पार्लिमानी मामला है, पार्लिमानी उमूर है, तो ये इस पर ज़रा लीगल राय ले लूँगी। लेकिन ये जो अभी सिंधु साहब ने भी उठाया, ये इस पर बड़ी बात हो रही है कि इमरान खान साहब अगर वाकई और चौधरी परवेज़ इलाही साहब कंसेंसस के साथ वाकई सीरियस थे कि असेंबली तोड़नी है तो 17 दिसंबर को तोड़ देते। 17 दिसंबर को 23 का ऐलान क्यों किया, एक स्पेस क्यों दी PMLN या ऑपोजिशन के लिए कि जी आइए जी आप खेलिए?
देखें, ये बात तो बिल्कुल आपकी वाज़ेह है, और आपने जो कहा पॉलिटिकल सर्कस के बारे में, वो भी वाज़ेह नज़र आ रही है। देखिए, जी गवर्नर के पास तो पहली बात इख्तियार ही नहीं जी है कि उनके पास इख्तियार ही नहीं है कि वो एक चीफ मिनिस्टर को डी-नोटिफाई कर दें। इस तरह तो फिर प्रेसिडेंट है, किसी दिन भी कह दे 24 घंटे में, 48 घंटे में वज़ीर आज़म एतमाद का वोट ले, वरना मैं उसको डी-नोटिफाई कर दूँगा। तो ये पॉलिटिकल सर्कस इसी को कहते हैं। और सर ये आप पॉलिटिकल दुरुस्त सर्कस जो फरमा शुरू रहे हैं, सर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपका तज्जिया जानना चाह रही थी कि आप क्या समझते हैं ये जो 5 दिन का गैप दिया खान साहब ने अनाउंसमेंट के बाद, ये देना चाहिए था, गलती कर गए, या इसके पीछे कोई ना कोई हिकमत अमली थी? देखिए, हिकमत अमली तो मुझे नहीं मालूम आती, लेकिन अमूमन टाइम इसी तरह दिया जाता है। वो हो सकता था 31 जनवरी का देते, 1 जनवरी का देते, उससे तो कोई वो मामला नहीं है। ठीक है। लेकिन बात ये है कि देखें, कोई डिफेक्शन हुई, कोई छोड़कर गया पार्टी, कोई एक ग्रुप बना जिसने ऐलान किया कि हमें एतमाद नहीं है वजीर आला पे, सिवाय इसके कि वो हसनैन दरेशक या किसी और ने कुछ कह दिया हो। जब कोई वहां पे कोई मसला ही नहीं था, तो फिर आप क्यों एक वजीर आला को इस तरह से डिनोटिफाई कर रहे हैं? एतमाद का वोट लो, अदम एतमाद करेंगे। तो आज फिर कोर्ट ने बता दिया ना कि आप ये नहीं कर सकते। तो आप सुबकी तो आपकी हुई है। तो मैं अगर गवर्नर की जगह होता तो मैं तो इस्तीफा दे देता अभी तक, क्योंकि जो मैंने इकदाम किया उसको कोर्ट ने रिवर्स कर दिया। लेकिन यहाँ पर तो एक पॉलिटिकल सर्कस है, वो चलना है अभी। और किसके पीछे कौन है, किसका हाथ है। देखिए, ये सारा मामला 9 अप्रैल को शुरू हुआ था। 9 अप्रैल को जब शुरू हुआ तो उस वक्त एक पॉलिटिकल सर्कस शुरू हो गया था। एक चलती हुई हुकूमत, चाहे वो अनपॉपुलर थी उस वक्त, उसको मतलब चेंज करना, फिर जिस तरीके से चेंज किया गया वो सारी दुनिया के सामने है। और फिर किस किस्म के लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन लाकर बैठा दिए गए जो कि उस पार्टी से ताल्लुक रखते थे, और अब उसी के जरिए आपने अपने नैब के जरिए केसेस खत्म करवाए, नया चेयरमैन नैब लगा लिया। तो ये पॉलिटिकल सर्कस नहीं तो और क्या है? बिल्कुल सही, 22 करोड़ अवाम को, देखिए 22 करोड़ अवाम को तो आपने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। एग्जैक्टली सर, सबने लगाया हुआ है, माजरत के साथ सबने लगाया हुआ है। 9 अप्रैल से चाहे वो कोई भी हो, लेकिन अवाम ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है। अभी सिंधु साहब ने सही कहा। लेकिन सर ब्रेक ले लूं, लेकिन मैं आखिरी जी सर ले ब्रेक ले लें आप। थैंक यू वेरी मच। मैं मुख्तसर से आती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। खुद ही अभी जाजुल हक साहब ने ये सवाल उठाया कि इसके पीछे कौन है, किसकी ख्वाहिश है, किसकी फरमाइश है। और इसके साथ साथ एक बात तो फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई बयान हल्फी जमा कराएं, लेकिन अदालत ने किया, अब इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। तो इस पर भी ज़रा हम बात करेंगे कि आईनी और कानूनी तकाज़े क्या हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया था चौधरी फवाद चौधरी साहब ने। उन्होंने कहा कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको कमरे में बंद करके उन पर जोर ज़बरदस्ती के ज़रिए उनके सिग्नेचर कराए गए। और उन्होंने कहा कि वक्त आने पे पता चलेगा, पाकिस्तान में कुछ छुपता नहीं है कि वो किसकी फरमाइश पे या किसकी तरफ से हुए हैं। जब अदालत से, लाहौर हाई कोर्ट से ये वक्त दिया गया कि जाके मुशावरत करके आएँ और हमें बताएं कि हम जो डी नोटिफाई किया गया है सीएम पंजाब को, उस नोटिफिकेशन को हम मुअत्तल कर देंगे अगर आप हमें ये यकीन दहानी करा देते हैं और बयान हल्फी जमा करा देते हैं कि आप असेंबली तहलील नहीं करेंगे। और तो इस पर काफ़ी जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी एक अजीब मुख्तलिफ़ किस्म की आरा हमारे सामने आई। और यही सवाल लेकर ज़रा मैं फैसल चौधरी साहब की तरफ जाऊँगी। फैसल चौधरी साहब, पीटीआई के फवाद चौधरी साहब ये कहते हुए भी पाए गए कि हम नहीं चाहते थे कि हम ये करें। और शुरू में ये भी खबरें आई कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो कह रहे हैं कि हाँ जी कर दें, लेकिन इमरान खान साहब इस पर राज़ी नहीं है। फिर मोनिस इलाही की मुलाकात होती है और फिर ज़ाहिर लामोहल्ला ये चीज़ करनी पड़ती है। तो ये जो एक नई रिवायत डली है, आप इसको क्या नई रिवायत देख रहे हैं? पहले कोई ऐसा प्रेसिडेंट सेट है? क्योंकि ये पार्लिमानी उमूर है और ये सियासी मामलात हैं, तो सियासतदानों को या पार्लियामेंटेरियंस को इनको हल करना है। कि ऐसे अदालती फैसले आने के बाद तो उस पर हम बात कर सकते हैं, किस चीज़ को आगे जाके क्या प्रेसिडेंट सेट करेंगे? देखिए, जो जनरल प्रिंसिपल है जो कि अदालतों में अप्लाई होता है, अदालतें जो हैं वो फ्रीकैन की रजामंदी या फ्रीकैन की जो कॉन्डक्ट है उसको नहीं देखती, उनको लॉ को देखना होता है। और लॉ में आर्टिकल 112 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है, उसमें चीफ मिनिस्टर को ये स्वाबदीदी इख्तियार हासिल है कि वो असम्बली किसी वक्त तहलील कर सकता है और उसके लिए वो गवर्नर को एडवाइस भेज सकते हैं। और अगर गवर्नर साहब वो उसको एडवाइस पे अमल नहीं करते तो 48 घंटे के बाद वो असम्बली तहलील तस्वर की जाती है। इस जो स्वाबदीदी इख्तियार पे सिर्फ एक ही कदगन लगाई जा सकती है, वो है कि अगर चीफ वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की जो तहरीक है वो मूव कर दी जाए।
और अदम एतमाद के ऊपर जब तक वोटिंग हो के वो नाकाम ना हो जाए तो चीफ मिनिस्टर जो है वो बाउंड हैं कि वो फिर इस अपने स्वबदीदी इख्तियार को यूज़ नहीं कर सकते। 130(7) जो है आर्टिकल 130 का जो क्लॉज 7 है उसके तहत जो है गवर्नर जो है वो कह सकते हैं कि एतमाद का वोट लें, लेकिन उसके लिए कुछ जो उनको सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है और उसके लिए जो अमूमी तौर पे ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई भी हुकूमत जो है कोई सूबाई हुकूमत अपना बजट पास ना करा सके या कोई और बिल पास ना करा सके तो फिर एक जवाज़ मुहैया होता है गवर्नर साहब के पास ये कहने को कि क्योंकि आप मैंने असम्बली में बाद नज़र में आप अपनी अक्सरियत खो चुके हैं लिहाजा आप एतमाद का वोट लें ताकि जो अददी अक्सरियत की जो हामिल जमात है उसको हुकूमत का मौका दिया जाए। तो ये चीज़ जो गवर्नर साहब की जो रीजनिंग है वो भी कोई ऐसी कन्विंसिंग मुझे नज़र नहीं लगी, ऐसी कोई अट्रैक्शन नहीं है उसमें कि जिससे ये साबित हो सकता हो कि परवेज़ इलाही साहब, यानी आज भी जब अदालत में मामला था तो दो बातें हुई जो मीडिया ने रिपोर्ट की, एक तो एक करारदाद अक्सरियत राय से गवर्नर साहब के इक़दाम के ख़िलाफ़ पास की असम्बली में और दूसरा एक बिल पास हुआ कोई ऐसा जो है यूनिवर्सिटीज़ के तहत, वो भी अक्सरियत राय से। तो इसका तो ये मतलब ये है कि अक्सरियत तो परवेज़ इलाही साहब के पास है और एक गैर मुंतखब गवर्नर ने मुंतखब हुकूमत को इस तरह से चलता किया, ये बहुत ही गैर जमहूरी, गैर आइनी और गैर कानूनी कदम था। अदालत को मुझे भी स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ जो ये इख्तलाफ था मेरी इत्तला के मुताबिक ये वकला में भी था और जो लीगल टीम है वो इसमें बाज़ वकला का जो सीनियर वकला हैं इमरान खान साहब के, उनकी राय थी कि ये अंडरटेकिंग नहीं देनी चाहिए क्योंकि इससे 100 आर्टिकल ज़ाब्ता 112 जो आइन का है वो आता है, लिहाजा इसको फिर अगली तारीख तक दिया गया ताकि जो अबूरी हुक्म है वो क्योंकि अदालत ने मशरूत कर रहे थे तो उस वजह से ये दिया गया। लेकिन जनरली अदालतें ऐसा नहीं करती, लेकिन अदालत की दानिश में ये एक मुनासिब, क्योंकि सियासी मामला है, सियासी मामले में एक अंसर ज़रूर होता है कि जिस फरीक के हक़ में फ़ैसला आए वो तो खुश होता है, लेकिन जिस फरीक के हक़ में फ़ैसला ना आए तो फिर वो तशन्नुअ या तनकीद करता है। अच्छा सिद्धू साहब, मैं सवाल आपसे बेसिकली ये करना चाह रही थी कि जो गवर्नर साहब की जो रीजनिंग थी वो कह रहे हैं कि वो कोई ऐसी रीजनिंग नहीं थी, इतनी कोई सॉलिड नहीं थी कि वो उसमें एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत पड़े चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, और जो उन्होंने बताई कि इन हालात में या इन सूरत हाल में ये वोट लेने की बात हो सकती है, आपने या आपकी जमात ने क्यों ये ज़रूरी समझा या क्यों इसकी ज़रूरत को महसूस किया कि इस मौके पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लें? क्या आपको लगता है कि वो अक्सरियत खो चुके हैं और क्यों ये लगता है? मैं कुछ बातें बड़ी सीरियस हैं लेकिन मैं कर देता हूँ। ये बेहतर होता कि फैसल भाई की बजाय चौधरी परवेज़ इलाही साहब से पूछा जाता, जिस तरह हमारे भाई हैं बड़े फवाद चौधरी साहब, उन्होंने पूछा कि किस तरह क्यों हमारी उन्होंने वहाँ पे समरी वहाँ पे रिसीव करवाई रात को 9:35 पे 1 और 9:51 पे 1, जबकि जो बंद हो जाती है असम्बली तो 4 बजे 4:30 बजे। ये क्या वजह थी? व्हाट वाज द रीज़न? उसमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा ना, कुछ लोगों को सच भी बोलना पड़ेगा। कल परसों जब मीटिंग हुई है तो साथ मिनिस्टर ने कहा जी हम अगर चौधरी साहब नहीं मानते तो हम रिज़ाइन कर देते हैं, तो फिर चौधरी फाज साहब ने कहा कि नहीं हम इसको तोड़ेंगे असम्बली को, डेफिनेट तोड़ेंगे दोनों असम्बलियों को। तो फिर खान साहब ने कहा कि ठीक है, हमें भी पता चलता जा रहा है, हमारी बातों का इनको पता चलता है। मैं नादिया इनसे परसों भी जो कल रात की मीटिंग थी, इनके पास 148 मेंबर्स थे जो इनकी मीटिंग हुई है 90 शाहरा पे, और अभी ये बार बार कही जा रहे हैं कि हमारे पास इतने लोग हैं, इतने लोग हैं। अगर इतने लोग हैं तो फिर डरते क्यों हैं? किस बात से इतना, मतलब किस बात से लेना है इत्तेमाद का वोट? और इस वजह से गवर्नर साहब ने फिर जो भी ये बातें और है, गवर्नर के पास राइट है, जो अभी आज इन्होंने जो ऑनरेबल मंजूर भट्टू साहब की जो उन्होंने पेश की थी रूलिंग, उसमें जो 62 नंबर पे जो है उसमें लिखा हुआ है कि जब गवर्नर कहता तो फिर वोट लेना पड़ता है, चाहे जो मर्जी हो। अगर इस सेशन को 5 साल चलाते रहेंगे चौधरी साहब, सेशन तो आया था ये रेगुलेशन पे महंगाई के खिलाफ, और आज तक महंगाई की बात ही नहीं है। गवर्नर साहब को कुछ सीरियस रीजन दिए हैं ना जी, उसने तो गवर्नर साहब ने रीजंस दी हैं, और स्पीकर के पास तो ये इख्तियार ही नहीं कि आईनी ओहदेदार को वो जवाब दे। अच्छा, अभी तो स्पीकर साहब के खिलाफ रेफरेंस बनेगा ना, तो नहीं, अदालत ने इनके नादिया भाई है मेरा फैसल, इनके सर पे को बंदूक तो नहीं रखी हुई थी ना मोहन सलाई के कि आप लाजमी बयान अल्फी दें। उन्होंने कहा जी आप अगर बयान अल्फी नहीं देते तो हम अपना फैसला कर देते, आप एतमाद का वोट लें।
इन्होंने जल्दी से बयान अल्फी वहाँ पे दाखिल कर दिया कि हम नहीं तोड़ेंगे। आपने जो डीनोटिफाई किया था चौधरी परवेज इलाही साहब को, असल मामला तो वो था, उन्होंने कहा कि हम उनके गवर्नर के इस नोटिफिकेशन को नहीं नादिया, उस एफिडेविट पढ़ ले, फैसल साहब से पूछ ले, उसमें जो उन्होंने एफिडेविट दिया, मैं उधर मौजूद था, इन्होंने लिखा कि हम 11 तारीख तक असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे, ये एफिडेविट दिया है इन्होंने। ये तो अदालत ने मांगा ना, ये एफिडेविट नहीं दिया, बाकी अगर इनके करने पर दिया नहीं, अदालत आज तक कभी ऐसा नहीं होता, अभी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, कि वुदूक नहीं रख देती। अदालत ने कहा जी आपकी मर्जी है, पहले इन्होंने इनकार किया अली जफर साहब ने, फिर उन्होंने कहा नहीं जी मैं चौधरी परवेज इलाही साहब से बात करता हूँ। सारी प्रोसीडिंग हमारे पास है। आप ये कह रहे हैं कि अदालत ने, साहब आप ये कह रहे हैं कि अदालत ने ये नहीं कहा कि आप ये यकीन दहानी कराएं कि आप असेंबलीज नहीं तोड़ेंगे, कम से कम अगली पेशी तक नहीं तोड़ेंगे। नॉट एट ऑल। उन्होंने वर्बल कहा तो अली जफर साहब ने कहा जी मैं ये नहीं यकीन दहानी दिला सकता, मैं असेंबली से सीधा उधर गया था, मैं डिप्टी अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली में, मैं सीधा उधर गया हाई कोर्ट में, आपकी समझ आ रही है, और उधर उन्होंने फिर चौधरी मोहन सलाई, नहीं चौधरी मोहन सलाई साहब बड़े खूबसूरती के साथ वो एक अच्छा बड़ा प्यारा लिख के लाए एफिडेविट और अपने हाथ से वहाँ पे जमा कराया कि हम असेंबली डिजॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है पता करना पड़ेगा ना फौज भाई के कौन किसके साथ क्या गेम खेल रहे हैं। जाजुल अख्तर जरा इस पे अपनी राय दीजिएगा। दो चीज़ें, एक तो ये कि PMLN ये समझती है, यानी पंजाब में अपोजिशन ये समझती है कि अक्सरियत जो है वो खो चुके हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, इसमें क्या हकीकत हो सकती है, और अगर नहीं तो फिर एतमाद का वोट ले लें। प्लस वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब भी कोई डबल गेम इमरान खान साहब के साथ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ऐसी कोई सूरत हालात? देखें पहली बात तो अगर उनके पास अक्सरियत है या नहीं है, इसका गवर्नर का क्या काम है इसमें कि उनको कहना कि जाकर आप इत्मीनान का वोट ले। कुछ उनको नजर आया कोई चीज सामने आई, यानी कि कोई डिफेक्शन हुई, किसी ने कोई ग्रुप बनाया, किसी ने कोई ऐलान किया, कोई सिंध हाउस में गए, कोई आसिफ जरदारी साहब बोरियां लेकर आए पैसों की बांटने के, कुछ भी नहीं हुआ। एक हुकूमत चल रही है जिस तरह के 9 अप्रैल को किया था, ये वही गेम दोहराई गई। और फिर एक और अजीबोगरीब बात जो सामने आ रही है, कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट का काम कर रही है और पार्लियामेंट जो है वो अपने बस्ते बंद करके आराम से बैठी। यानी ये अजब जमहूरियत की गजब कहानी जिसको कहा जाता है ना, वो नजर आ रही है हमारे सामने। यानी कि कोर्ट क्या कह सकते हैं भाई आप असेंबली ना तोड़ें, क्यों? ये कोर्ट का तो इख्तियार है ही नहीं, ये तो वजीर आला का इख्तियार है। जब उनका दिल करेगा वो तोड़ेंगे, जब उनका दिल करेगा वो नहीं तोड़ेंगे, ये उनकी अपनी मर्जी है। हाँ, अदम एतमाद का वोट, नो इट्स नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अदम एतमाद का वोट हो सकता है, ये अदम एतमाद का वोट जमा करवाएं जाकर वहां पर, और उस पर फिर वोटिंग जो है वो होगी। इस तरह तो फिर हुकूमतें तो नहीं चल सकती ना। बात यह है कि हुकूमत चल नहीं रही, डिलीवर हो नहीं रहा, इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, हजारों कंटेनर जो है वो पोर्ट पे खड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि जी किसी तरह से अटेंशन डाइवर्ट कर दें। वहां पर लोग अगवा हो गए बन्नू के अंदर जी, दो हमारे SSG के लोग शहीद हो गए वहां पर। आज इस्लामाबाद में बम धमाका हो गया, यहाँ पर क्या, और पूरी कौम को किधर लगाया हुआ है कि जी वो एतमाद का वोट ले रहे हैं, अदम एतमाद का वोट ले रहे हैं। इज दिस इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री? तो खान साहब से कहना जाके पेशावर जाएं और अपने चीफ मिनिस्टर को कहें बन्नू में ख्याल करें। एजाज अल साहब भाई वो तो चीफ मिनिस्टर भी करेगा, प्राइम मिनिस्टर भी करेगा, ये सबका काम है। कुछ भी नहीं कर रहा, चीफ मिनिस्टर इधर बैठा हुआ है, ये ज़मान पार्क में है, यहाँ कोई ज़मान पार्क में बैठा हुआ वो तो आपको ये नहीं। एजाज साहब मेरे लिए आप बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन इमरान खान ने आज तक क्या किया है? कोई एक काम बता दें 42 माह में, 42 माह को एक काम किया होगा इमरान खान ने कुछ कोई एक काम। वजीर आजम को अच्छा वैसे सिंधु साहब अगर आप मशवरा ये CM KP को दे रहे हैं तो अब आज तो इस्लामाबाद में वाक़या हो गया है, तो ये मशवरा PM इस्लामाबाद को भी दे दें। वो इस्लामाबाद PM EM आज़द के साथ अगर देखा जाए, वो कहते हैं ना 26 और 27 किलोमीटर के वजीर आजम, उस पर तवज्जो नहीं दे रही है। तो मुसलसल हो रहा है ना 26-27, वो तो गलत बात है ना, मतलब कि छोटी-छोटी अपनी दुकानें सजाकर पंजाब बाहर है, KPK बाहर है, सिंध जो है वो अलग है, बलोचिस्तान अलग है। वजीर आजम का क्या इख्तियार है? वजीर आजम कुछ भी नहीं करने के लिए बैठे हुए। यानी वजीर आजम कम से कम और कुछ नहीं तो इकोनॉमी पे ही तवज्जो दे दें, कोई हालात ही ठीक कर दें, कोई कंटेनर छुड़वा दें वहां से। आज ये एक बड़ा सवाल निशान है। मुझे तो कोई हुकूमती शख्सियत एजाजुल अख्तर ये बात करती हुई भी नजर नहीं आती कि पोर्ट पर 400 से जायद कंटेनर्स खड़े हुए हैं, जिसमें दालें भी हैं, जिसमें सब्जियां भी हैं, जिसमें सोयाबीन भी है, जो हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो यहाँ पे तबाह हो रही है, फैसलाबाद में मिल्स बंद हो रही हैं, पैसे नहीं है, डॉलर्स नहीं है, तनख्वाहें नहीं दी जा रही। इस पर कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। मामला
कुछ सीरियस लेने कोई तैयार ही नहीं है। हैरत की बात तो सबसे ज़्यादा ये है। अच्छा, तो मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगी चौधरी साहब, जरा आपसे भी इस हवाले से पूछ लूँगी कि अब जो ये क्लेम कर रही है PMLN, वो कहती है कि जी इनके पास अक्सरियत नहीं है, और हमने भी देखा कि आज ऐवान में जिसको आप कह रहे हैं कि अक्सरियत से उन्होंने ये बिल पास करा लिया, करारदाद पास करा ली, वो अक्सरियत ज़रूर होगी, लेकिन 180 में से 156 अरकान असम्बली आज ऐवान में मौजूद थे। तो अगर के वाकई अक्सरियत है तो फिर वो जो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो फिर ले ले वोट एतमाद का, और हिचकिचाने की ज़रूरत भी नहीं है। इस पॉलिटिकल सर्कस की हम बात कर रहे हैं जो बकौल इजाज़ुल हक साहब की हकीकत पॉलिटिकल सर्कस है, लेकिन ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये 9 अप्रैल से ऑनवर्ड्स ये इसी तरह से चल रहा है। अच्छा फैसल चौधरी साहब, क्या आपके इल्म में है, जो चीफ सेक्रेटरी के हवाले से बात की है फवाद चौधरी साहब ने भी, कि उन पर ज़बरदस्ती की, क्योंकि उन्होंने जो गवर्नर साहब का जो नोटिफिकेशन था उस पर उन्होंने लिखा था कि आपको ये राइट नहीं है या आप इस तरह से कर नहीं सकते, और लेकिन उसके बाद उनको कमरे में बंद करके और उनसे ज़बरदस्ती सिग्नेचर लिए गए। ये क्या कहानी है, आपके इल्म में है कुछ? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, आपको उनसे पूछना पड़ेगा। अच्छा चले ठीक है। तो अब जो है क्या करने जा रहे हैं, अब नेक्स्ट मूव आप लोगों की क्या है? चौधरी परवेज़ इलाही साहब फ़िलहाल तो वज़ीर आला हैं और उनकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक असम्बलीज़ भी टूटने नहीं जा रही, लेकिन क्या एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं और लेना चाहिए अब उनको? ये तो आपको उनकी पार्टी से बुला के पूछना पड़ेगा। मेरा प्रोग्राम तो आजकल अदालत में छुट्टियां हैं, सुबह बच्चों के साथ आई विल स्पेंड माय टाइम। सर मैं आपसे ये तो पूछने नहीं जा रही कि अब आप बच्चों के साथ टाइम कैसे स्पेंड करेंगे, मैं तो आपका तज्जिया लेने की कोशिश कर रही हूं। और लेकिन एक बात मैं अपने बिल्कुल मोहतरम भाई ताहिर सिंधु साहब से ये सवाल करने की जरूरत करूंगा कि भाईजान अगर अक्सरियत नहीं है परवेज़ इलाही साहब के पास, तो आज आपने अदम एतमाद ऐसे वापस कर ली, देते हो फारग करते तुसी मेरे ख्याल विचो विचो जटा ना लो तो बटो ना लो। जी सिंधु साहब, क्यों अदम एतमाद की तहरीक आपने क्यों वापस ली? आप रखते हो तहरीक भी? अगर जटों की बात है आपके, तुम हमेशा, आप तो मेरे लिए काबिल एहतराम है जी। भाई है सर, आप बड़े काबिल एहतराम है, आपसे हमें मोहब्बत है। नहीं बिल्कुल, आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, हमारा एक अपना रिश्ता है, और सियासत है वैसे भी आप सर, तो वो सारे ठीक है, वो ये आपस की ये सब प्रोग्राम की बात कर लीजिएगा, पहले उनकी बात का जवाब दे दें कि तहरीक अदम एतमाद जो जमा कराई थी रातों रात, वो वापस क्यों ली? नहीं रातों रात बेस्ट ऑफ माय नॉलेज तो इसलिए उन्होंने कहा जब गवर्नर ने डिनोटिफाई कर दिया है। 19 मेरी बात सुनने नादिया, 19 तारीख को जमा कराई थी, जब ये रात को नोटिफिकेशन हो गया कि उनके मतलब कैबिनेट टूट गई, परवेज़ इलाही सिर्फ अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो फिर अदम एतमाद की कोई ज़रूरत नहीं रहती थी। मैंने ही जाके एज ए चीफ व्हिप वहाँ से विड्रॉ की है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन उसमें मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, मे बी चौधरी साहब जो है मौसन है। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, आखिरी बात शायद है कि चौधरी परवेज़ इलाही, मेरी बात नोट कर लें, चौधरी परवेज़ इलाही अक्टूबर तक, और कोशिश करेंगे अक्टूबर से आगे भी जाएँ, वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। ये खान साहब को मजदूर अथॉरिटियाँ और करेने लानी पड़ेगी असम्बली तोड़ने के लिए। नहीं, अक्टूबर तक से मुराद के अक्टूबर में इलेक्शंस ड्यू हैं, आप लोग की हुकूमत ही अगस्त तक है, आईनी मुद्दत। जी इलेक्शन हो जाएंगे ना। चौधरी साहब ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया है, एक बड़ी हमारी बहनों की तरह मोहतरम खातून, उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि ये अक्टूबर से भी आगे जाए ताकि लोगों के काम हो। आपके पास होगा वो इंटरव्यू, मैं अगर आप कहती तो मैं आपको भेज देता हूँ। नहीं तो आप चौधरी साहब की इस तजवीज़ को सीरियस ले रहे हैं? ना वो हम तो सीरियस नहीं ले रहे, वो सीरियस ले रहे इक़्तिदार को, क्योंकि उनको पता है कि मैं आखिरी दफ़ा वज़ीर आला हूँ। इसके बाद इमरान खान साहब ने उन पर कभी भी नहीं ट्रस्ट करना, और मुझे पता है ना, मैं जानता हूँ इन सारी थोड़ा बहुत, चौथी दफ़ा मैं भी आया। अच्छा चलिए, ये मामला तो अपनी जगह हो गया, ये मामला अपनी जगह हो गया। आपने तहरीक अदम एतमाद का वापस ले ली क्योंकि उनको डिनोटिफाई कर दिया था, लेकिन अब वो दोबारा से जो आपने डिनोटिफाई किया था वो नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया, तो अब दोबारा से तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ लेकर आएंगे? मैं अभी अकेला नादिया जवाब नहीं दे सकता, ये पार्टी मीटिंग होगी, सारे बैठेंगे तो उसमें मैं बात कर सकता हूँ इस बारे में। ओके अच्छा इजाज़ुल हक साहब, अब जो ये बात इन्होंने जो अक्टूबर तक की है, तो ये बातें आ रही हैं, ये बातें इस वक्त कहीं ना कहीं ये रूमर्स भी हैं, स्पेकुलेशन भी हैं, कुछ खबरें भी मिल रही हैं। नादिया नोट भी कर लें बेशक। अच्छा ठीक है, कर लिया नोट। तो इजाज़ुल हक साहब, सुनने में नहीं, मैं अगर वो इस्तीफा दे जाए, अगर मेरी बात मान लें, लेकिन ये एक्सटेंड हो जाएगी। मतलब इलेक्शंस जो हैं वो 2023 में नहीं 2024 में होने जा रहे हैं। क्या आपके इल्म में ऐसी कोई उड़ती उड़ाती को खबर आई है सर? देखिए बॉटम लाइन ये है कि ARYP और बॉटम लाइन ये है कि खौफजदा है इलेक्शंस करवाने से,
ज़िमनी इंतखाबात जुलाई और अक्टूबर वाले जो हैं उन्होंने साबित कर दिया है कि मौजूदा हुकूमत अपनी कारकर्दगी और मतलब ख्वाहिश के मुताबिक ही आए थे ना, रजीम चेंज ऐसी तो नहीं होगी थी। ये जब आए वहाँ पर तो ये समझ रहे थे कि हम कोई दूध की नहरें और शहद की नहरें बहा देंगे। अब बाद में पता लगा कि ये तो बहुत महंगी बिक रही है और मुश्किलात सामने आ गई हैं। अब ये नहीं चाह रहे कि इलेक्शंस करवाएं। सारा मसला ये है कि इस वक्त वो किसी ना किसी तरीके से अपना इस हुकूमत को घसीटना चाह रहे हैं और समझ रहे हैं कि शायद कोई बजट तक या उसके बाद कोई मेरिकल हो जाएगा जिससे कि हमारी पजीराई थोड़ी बहुत पब्लिक के अंदर हो जाएगी, फिर हम इलेक्शंस करवाएंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इनको चाहिए कि कायदे मोहतरम को वापस बुलाएं पाकिस्तान, बजाय इसके कि हर 2 घंटे के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब को लंदन फ़ोन करना पड़ता है, फिर कभी गवर्नर को लंदन फ़ोन करना पड़ता है, फिर पूछना पड़ता है जी मैं डी नोटिफाई करूँ कि ना करूँ। तो ये सारा तमाशा जो लगाया हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए एक ही तरीका है और वो ये है कि एवेंचुअली इनको इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। आज करवा दें, 7 महीने बाद करवा दें। अगर आज थोड़ी बहुत इनकी साख है तो 7 महीने बाद वो भी नहीं रहेगी। तो ये सोचना इनका काम है। अब परवेज़ इलाही साहब की मर्जी है, असेंबली तोड़े ना तोड़े, इनको उससे क्या है, मतलब वो तो खान साहब जाने, परवेज़ इलाही जाने। साहब हमें क्यों नहीं है, हम असेंबली में बैठे हुए हैं। चौधरी साहब हम असेंबली में बैठे, हमें क्यों नहीं गर्ज उससे? तो इलेक्शन लड़के भी आएंगे तो असेंबली में बैठेंगे, हमें क्यों गर्ज नहीं? सड़क पे तो नहीं बैठेंगे आप? नहीं, एजाज उल हक साहब आप बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन हमें क्यों गर्ज नहीं है उससे? बैठेंगे, सड़क पे तो नहीं बैठेंगे ना आप। तो जब असेंबली में ही बैठना है नहीं तो आप इसीलिए तो चौधरी परवेज़ इलाही जा नहीं रहा कि सड़क पे ना बैठना पड़े आपको। असल में आपको सारी बात का एजाज उल हक साहब पता, लेकिन आप मेरे ख्याल वो आप माशाल्लाह बड़े ही आपकी आवाज है, कॉम्पिटेंट करना नहीं चाह रहे, बड़ी डिस्टॉर्टेड आ रही है। मुझे मालूम नहीं कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन सॉरी मुझे तो वैसे जो भी कह रहे हैं सही कह रहे होंगे। सिद्धू साहब, वैसे यहाँ पे ये बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आपके हैं। एक असेंबली अगर वो तोड़ना चाह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि जी आपने मुद्दत पूरी करनी है क्योंकि ये आपकी आइन में दर्ज है ये मुद्दत, लेकिन वही मुद्दत जो आइन और वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये स्वाबदीदी हक है किसी भी चीफ मिनिस्टर का कि अगर वो चाहे तो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है, और आप ये बात बखूबी जानते हैं बहैसियत लॉयर। लेकिन आप ये कहते हैं कि जी आईनी मुद्दत है तो वहाँ पे पूरी करें, जल्दी तो तोड़ें। उसके पास नादिया अगर आईनी मुद्दत पूरी 5 साल थी तो वो 3.5 साल में आपने खत्म कर दी। नादिया उसके पास अक्सरियत हो तो तोड़े ना, अगर कोई उसके साथ बंदे ना हो तो फिर तोड़े, ये तो नहीं हो सकता। नहीं तो आपको क्या मतलब कैसे पता चल गया कि इनके पास बंदे नहीं है? कोई रीजन होगा, जैसे बजट पास हमें पता है ना कि अभी देखिए बिल पास नहीं करा सकते। ये कल इलेक्शन करा ले, परसों करा ले, 10 दिन के बाद करा ले, आपको पता चल जाएगा ये बिला मुकाबला हार जाएंगे। कौन? ओहो, तो इलेक्शन तो आप नहीं होने दे रहे। परवेज़ इलाही साहब भी और जो भी इनका पीटीआई, ये तो आपस में इनके सारे मेंबर्स हमें कहते हैं कि खुदा के लिए ना तो सर आप करा ले। वो तो कहते हैं असेंबली तोड़ो इलेक्शन कराओ, आप कहते हैं असेंबली नहीं तोड़ने देंगे। असेंबली नहीं, असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही को 17 तारीख को इमरान खान साहब को चाहिए था ना कि जब उन्होंने दोनों चीफ मिनिस्टर बैठाए हुए थे तो चौधरी परवेज़ इलाही के साइन करके उसी का तो सबके सामने भेजे। मैं तो सवाल ही कर रही हूं, ये फिर हमारी हमारी नहीं। हम अगर उनके पास नादिया प्लीज मेरी आप हम्बल सबमिशन सुन लें, मेरी काबिल एहतराम है। जब उनके पास मेजॉरिटी नहीं है तो वो किस तरह से असेंबली तोड़ने का होगा? इस तरह तो कल को जो भी मेजॉरिटी खो जाएगा वो कह देगा असेंबली तोड़ दें। सर आपकी बात में आपकी ये बात, आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है, चलो देखते सारे आप हमें खबर तक आप अपने परवेज़ इलाही को ना ये इमरान खान साहब की बात पर। एजाज उल हक साहब, मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपकी जाननी है, उसके बाद जरा मैं चौधरी साहब की तरफ भी जाऊंगी। आज फवाद चौधरी साहब से एक और सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि जी आप जिस रजीम चेंज की सर बात कर रहे हैं ना एजाज उल हक साहब, वो आप बात कर रहे हैं कि 9 अप्रैल में ये हुआ, उस तमाम चीज़ों का जिम्मेदार इमरान खान साहब एक शख्स को ठहराते हैं, वो एक आदमी था, उसकी वजह से ये हुआ। तो फिर ये कहा गया कि अब जी तब्दीली आ गई है तो अब जो है वो मुख्तलिफ हालात होंगे। हालात इस तब्दीली की वजह से आपको कुछ मुख्तलिफ लग रहा है? देखें, हालात तो सारे पाकिस्तान को मालूम है क्या हालात हैं। तब्दीली आई है जिसमें मर्जी लगा, तब्दीली तो मतलब अब इनके आने के बाद पता नहीं आई है कि नहीं आई है, लेकिन अवाम की चीखें निकल गई हैं। इस वक्त बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पैसा नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। मतलब इस वक्त आपके हाथ में, आपके हाथ से हर चीज़ जो है ना वो रेत की तरह खिसकती जा रही है। लेकिन ये है कि आपने आंखें उसके कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई है और आप इंतजार में बैठेंगे बिल्ली आके आपका गला नोच ले, बस ये अब कसर रह गई है। बाकी देखें, इस वक्त ऐसी हिकमत अमली होनी चाहिए कि सबकी जिम्मेदारी है इसमें,
जुडिशरी की भी है, एस्टेब्लिशमेंट की भी है, पॉलिटिशियंस की भी है। आप सारे इकट्ठे बैठे हैं। जब एपीएस पे हमला हुआ था सब इकट्ठे बैठे थे तो एक नेशनल एक्शन प्लान बना था। आज भी किसी को सबको बिठाना पड़ेगा, वजीर आजम बिठाए, जो जुडिशरी है वो बिठाए, एस्टेब्लिशमेंट बिठाए, सारे बैठ कर कहें यार कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है और हमने मजाक बनाया हुआ है। बिल्कुल सही है, यानी कि ठीक है, मतलब ये सारा बॉटम लाइन है इसकी। अब आप देख लें दुरुस्त ये करना है या फिर आपने वो म्यूजिकल चेयर्स खेलना है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं चौधरी साहब। एक चीज़ आपसे थोड़ी सी क्लैरिटी दरकार है, क्योंकि अभी सिद्धू साहब ने कहा कि अदालत ने ये कुछ नहीं कहा था कि जी आपने असेंबलीज नहीं तोड़नी या आप कोई ऐसी इस किस्म की कोई बाइंडिंग नहीं थी। ये बोलने से लाई साहब खुशी खुशी ऐसा फैसला कुछ लेकर आ गए, हलफनामा लेकर आ गए। उन्होंने कहा था आपकी जमा कराते तो ठीक है, आपकी मर्जी है, नहीं कराते तो हम अपना फैसला दे देते हैं। तो ये डिसीजन अदालत की तरफ से, या इम्प्रेशन तो यही आ रहा था कि अदालत ने कहा था, इसको मशरूत किया था उससे। अभी सिद्धू साहब कह रहे हैं ऐसा कुछ मेरे ख्याल में अदालत ने ये कहा कि अगर आपको बुरी रिलीफ चाहिए है तो फिर आप ये कोई अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। ये अदालत ने ही कहा और इसीलिए तो टाइम दिया गया, अदरवाइज़ क्यों टाइम दिया गया 2 दफ़ा? टाइम तो दिया गया, तो टाइम इसलिए दिया गया कि आप जो है वो जाके ये चीज़ें जो हैं उनसे क्लैरिफाई करें। और ये अदालत ने ये भी कहा कि हम बैलेंस आउट करना चाहते हैं, और अदालत ने ये भी कहा कि इसे अगर असम्बलियाँ तोड़ेंगे आप तो उससे एक और पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो सही या गलत, लेकिन रिमार्क्स तो यही जो है, और ये अक्रॉस द बोर्ड तमाम मीडिया के ऊपर रिपोर्ट भी हुए और मैंने इसको काउंटर चेक भी किया। मैं भी वही सिद्धू साहब से कह रही थी, तो सिद्धू साहब कह रहे हैं ऐसा नहीं था। सिद्धू साहब बादशाह आदमी है, उनको इजाजत है जो मर्जी कह लें। फैसल भाई मैं वहाँ पे मौजूद था। वालिद जफर साहब ने कहा जी मैं नहीं कोई गारंटी दूंगा, तो मैं परवेज इलाही साहब से पूछ के भाईजान हर वकील अपनी मर्जी की बात सुनता है, दूसरे की तो सुनता ही नहीं है। आप भी वकील हैं, मैं भी वकील हूँ, और आपको तो मैंने देखा है कि आप तो आपके सामने तो हिम्मत नहीं होती दूसरे वकील के बोलने की। नहीं, आप बड़े कोरोना मश्क आदमी हैं, आप और सारी बातें समझते हैं। फैसल भाई अदालत किस तरह मजबूर, लेकिन मैं एक बात नादिया आपसे ये भी कहना चाहता हूँ। जी चौधरी साहब, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल सर्कस का तो आपने कह दिया, यहाँ पे एक मैशी सर्कल भी है, एक इकोनॉमिक सर्कस भी लगा हुआ है, सिक्योरिटी का सर्कस भी लगा हुआ है। वो तो हम बात कर रहे हैं, एक सर्कस होने लगा है। के इंट्रो में मैंने वही बात की थी। वो टर्किश प्रोवर्ब है कि when the clown moves into palace, the entire palace turned into circus. So 9 अप्रैल के बाद तो ये पूरा सर्कस ही बन गया मुल्क। बहुत शुक्रिया आपका तारिक अली सिंधु साहब, आपका भी शुक्रिया, एजाजुल हक साहब आपका भी शुक्रिया। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के माशी सूरत हाल बदतर से बदतर होती चली जा रही है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर हमारा कोई कंसर्न नहीं है, ये हमारी प्रायोरिटीज़ में नहीं है। हमारी प्रायोरिटी जो है वो वही पॉलिटिकल सर्कस है। इस वक्त 20 दिन है चौधरी परवेज इलाही साहब के पास, और अगली मूव PMLN की क्या होगी, जो लगता है हालात है मुमकिन तौर पर एक दफ़ा फिर तहरीक अदम एतमाद। सिंधु साहब से पूछा था, उन्होंने कहा मैं अकेले इससे कोई बात नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली इससे मुशावरत होगी, और प्रॉबली अभी ये जो ट्रक की बनती है ये आगे चलती रहे। नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।